दिन रात मेहनत चल रही है कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। कैसे हार मान लूं मेरे दोस्त, कि मेरे दोस्त मैं कैसे हार मान लूं, क्योंकि मेरे जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है, मेरे जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस छोटे से YouTube चैनल पीसीएम कैटलिस्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ की, जो कि एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.2 तक का मैं सभी वीडियो जो है डाल चुका हूँ। अगर आपने जो है उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके उसे वीडियो देखिए और अपना जो है स्नेह और प्यार दीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को लेकर के। इसमें जो है क्या पूछा जाता है आपसे एक्सरसाइज 1.3 में, पहले उसको क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे बोला जाएगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। आपसे बोल दिया जाएगा कि रूट 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। एक पैटर्न तो ये हुआ, और जो दूसरे तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो मिक्स्ड वाला क्वेश्चन होगा। जैसे आपसे बोला जाएगा कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए। या फिर बोल देगा कि 2 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए। तो किस तरह से हम सिद्ध करेंगे उसके लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे बोले रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 2, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है तो आप बहुत ही आसानी से सिद्ध कर पाएंगे अगर हमारे इस आज कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं तो दोस्तों जो है देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस जो प्रश्नावली 1.3 है, ये जो अपरिमेय संख्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो बोर्ड के जो है व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो चलिए जो है आप लोग बोर्ड पे बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए। जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा उसको जो है लिखते जाइएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। आपको जो है डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रमेय समझेंगे। वो प्रमेय क्या है कि मान लीजिए यम एक अभाज्य संख्या है। यदि यम p स्क्वायर को विभाजित करता है तो यम जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ये चीज नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि यम एक क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई पूर्णांक है, जैसे मैं बात करूं कोई पूर्णांक है 15, अगर इस 15 को हम 5 से डिवाइड करें और अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करके इसका 5 से डिवाइड करें, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर का भी डिवाइड होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो है आप किसी पूर्णांक का किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हो तो डिवाइड चला जाएगा, लेकिन अगर उस पूर्णांक के वर्ग का डिवाइड करते हो तो उसमें भी जो है उस अभाज्य संख्या का डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज हमारी प्रमेय है। इसको जो है आपको समझना है, इस प्रमेय को रटना नहीं है, क्योंकि इस प्रमेय का यूज होने वाला है हमारे इस जो है क्वेश्चन में। तो इसको आपको समझना है, इसको रटना नहीं है। एक बार और इसको पढ़ लीजिए कि मान लीजिए यम एक अभाज्य संख्या है। यदि यम जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है तो हमारा जो ये है विभाजित करता है तो हमारा जो है p यम जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 5 जो है ये 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हमारा जो ये 5 है ये 15 को भी विभाजित करेगा। यही जो है हमारा ये प्रमेय कहता है। तो हम चलिए देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या कैसे होगा, कैसे सिद्ध होगा, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो इस ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए बोल रहा है अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले मान लेंगे कि हमारी जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जैसे मानेंगे तो हमारा कुछ जो है कॉन्सेप्ट बनेगा, कुछ जो है संभावनाएं बनेगी, और अंतिम में जाके हमारी संभावना जो है कहीं ना कहीं गलत आ जाएगी। तो ऐसे में वो सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है हमने जो माना था वो गलत है और हमारी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। ये चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे, अगर यहाँ पे बोल रहा है अपरिमेय संख्या है तो आप मानेंगे कि माना जो है रूट 5 क्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप लोगों को एक चीज पता होगा कि कोई भी अगर परिमेय संख्या होती है, कोई भी डिजिट परिमेय संख्या होती है, उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम रूट 5 को भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे q जो है वो
नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। और p बाय q में एक कंडीशन और होती है जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, कि जो p और q होता है वो सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं। मैं इसको लिख देता हूं कि p एवं q जो होता है वो सहअभाज्य गुणनखंड होता है, सहअभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है, सहअभाज्य गुणनखंड होता है। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि सहअभाज्य क्या होता है। नाम से स्पष्ट है कि सह और अभाज्य यानी कि जो एक साथ भाज्य न हो उसको हम कहेंगे सहअभाज्य, यानी कि एक साथ अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब होता है कि भाज्य न हो। तो ऐसी संख्या, जैसे मैं एग्जांपल लूं अगर, तो मैं बोलूं अगर 4/6, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो 4 है वो भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है और 6 है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये एक साथ भाज्य हो जा रहे हैं। तो ये हमारी संख्या सहअभाज्य नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसको काट दूं 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो हमारी जो 2/3 संख्या है ये सहअभाज्य संख्या है, यानी कि ये एक साथ जो है किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता, इसको हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिसमें जो है कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ न हो सके उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो इसमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो हमारी जो पहली कंडीशन होती है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होता है कि p एवं q जो है वो सहअभाज्य गुणनखंड जो है होता है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p इक्वल टू q√5। ये मैंने कैसे किया है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने की है। q का मल्टीप्लाई करेंगे √5 में तो हो जाएगा q√5 और p इक्वल टू q√5। अब यहाँ पे हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा p² बराबर हो जाएगा q²। और जब हम किसी रूट में किसी चीज का वर्ग करते हैं तो वो रूट हट जाती है। जैसे मैं बताऊं अगर कि √a का जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर a आएगा। कैसे, रूट जो है ये 2 बार मल्टीप्लाई होकर रूट जो है कट जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा √5 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 5 आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कि q² बराबर p²/5। ये कैसे हुआ, हमने 5 को जो है p² के नीचे भेज दिया और q² का मान निकाल लिया। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हम अपना प्रमेय लगाएंगे, जो हमने ये प्रमेय समझा है वहां पे हम लगाएंगे कि हमारा जो 5 है वो p² को विभाजित करता है, तो हमारा 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ये हमने प्रमेय समझा कि यदि कोई अभाज्य संख्या है अगर वो p² को विभाजित करती है तो m जो है वो p को भी विभाजित करेगा। तो वही हम यहाँ पे प्रमेय लगाने वाले हैं कि ये देखिए 5 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, तो 5 जो है हमारा वो p को विभाजित करता है। इस चीज को मैं लिख देता हूँ इस पे, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इस चीज को लिख देते हैं 3। तो चलिए इस चीज को हमने जो है आपके सामने लिख दिया है कि यहाँ जो है p² जो p² है वो 5 से भाज्य है, तो p भी जो है हमारा 5 से भाज्य होगा। ये हमने प्रमेय से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जब p हमारा 5 से भाज्य है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p अगर 5 से भाज्य होगा, मान लीजिए p हमारा 5 से भाज्य है, तो अगर आप p में जो है 5 का भाग देंगे तो मान लीजिए हमारा कुछ आता है, मान लीजिए k1 आता है, ठीक है, क्या मान लेंगे हम, k1 आता है, तो यहाँ से हमारा p का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5k1, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। और इस समीकरण 2 को उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में आपको मिल रहा है p², तो यहाँ पे हम p का मान जो है उठा करके यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ 5k1 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन जो है इस तरह का, ये एक स्टेप बाय स्टेप है और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप पूरा समझ जाते हो तो आपको जो है ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा और बचा है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। और इसमें जो है आप √5 भी और √7 भी रख सकते हैं, √3 भी रख सकते हैं, √4 कुछ भी रख के आप जो है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, p बराबर 5k1 जो है उसको इसमें मान रखेंगे और जो संभावनाएं बनेगी उसको हम निकालेंगे। तो q² बराबर p²/5, p² की जगह क्या है 5k1, तो 5k1 का स्क्वायर हो जाएगा
बटे 5, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर कि समीकरण एक में मान रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण एक में मान रखने पर, तो हमने जब समीकरण एक में अपना मान रख दिया तो ये चीज बन के आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × 25 इंटू k1 स्क्वायर बटे 5, 5 करना 5, 5 × 25 यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर आ रहा है 5 k1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब k1 स्क्वायर का मान निकालेंगे तो k1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5, ये चीज जो है हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे हमने तीसरा समीकरण बना लिया। कैसे आया, हमने क्या किया, ये k1 स्क्वायर को यहाँ 5 बचा हुआ है तो यहाँ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर दिया तो k1 स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर बटे 5। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम वही प्रमेय लगाएंगे कि हमारा जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हमारा जो 5 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। सेम यही चीज हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ जो है क्यू स्क्वायर जो है 5 को क्यू स्क्वायर जो है 5 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर जो है 5 से भाज्य है, तो हमारा जो क्यू होगा, क्यू भी जो है वो भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। ये चीज हमने जो है प्रमेय से ये चीज सीखी है और वही चीज हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जब q भी 5 से भाज्य हो गया तो जैसे हमने यहाँ पे किया कि p से भाज्य है 5 तो हमारा k1 आया, तो अगर हम q में 5 से भाग देंगे तो मान लीजिए हमारा k2 आता है। तो अगर हम q में जो है 5 से भाग देने वाले हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा k2 आता है, और यहाँ से जब आप q का मान निकालेंगे तो q बराबर आ जाएगा 5k2। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और 4 से बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही हो चुका है। तो अब आगे देखते हैं कि समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से हमारा जो समीकरण 2 और 4 आया है उससे हम देखते हैं हमारा जो समीकरण 2 आया था वो था p बराबर 5k1, p बराबर 5k1 था, ये हमारा समीकरण नंबर क्या था, 2 था। ठीक है, और q बराबर जो है 5k2 आया था, ये हमारा समीकरण नंबर क्या था, 4 था। और इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि हमारा जो p और q है इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि जो हमारा p और q है वो सअभाज्य संख्याएं हैं और उसका कभी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ सकता है। तो हमारी ये चीज गलत मानी गई, यानी कि जो हमने पहले माना था कि हमारी जो संख्या है √5 एक परिमेय संख्या है, ये चीज जो है हमने गलत मान लिया था। और यहाँ से जो है हम प्रूव कर देंगे कि हमारी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो सेम स्टेप बाय स्टेप यही चीज करना है। अब मैं इस चीज को लिख दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो इस चीज को मैं लिख करके उसके बाद आपको समझाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमने आपके सामने जो है लिख दिया है, इस मैटर को आप पढ़ लीजिए कि समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5 जो है वो p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसा कि आपने देखा कि समीकरण 2 और 4 में जो हमारा 5 आ रहा है ये दोनों में जो है क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने माना था, हमने क्या माना था कि p एवं q जो है वो सअभाज्य संख्याएं होती हैं। और हमने आपसे बताया था कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड न निकल सके उसको हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और हमारा ये कथन क्या हुआ, असत्य हुआ, इसलिए √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस चीज को मैंने समझा दिया। तो यही आपको समझने वाली बात है कि जो सअभाज्य संख्याएं होती हैं वो जो है उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकलता है। यही चीज, यही हमारा स्टेप था और इसी स्टेप पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको √5 की जगह जो है √7 रख करके जो है समझाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि √5 की जगह अगर √7 होगा तो हम किस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए अगर √7 है यहाँ पे, तो हमको सिद्ध करना है कि √7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि हमारा जो √7 है, √5 की जगह क्या आ जाएगा, √7 जो है वो परिमेय संख्या है। और √7 जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q की जो हमारी कंडीशन होती है वो दो कंडीशन होती है कि हमारा जो q होता है वो 0 होना चाहिए और p एवं q जो है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। जो कि हमने आपको बताया कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि ऐसी संख्याएं जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लिया जा सकता है।
इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू रूट 7, यहाँ रूट 5 की जगह क्या हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, और यहाँ p बराबर हो जाएगा p बराबर क्यू रूट 7। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कैसे आएगा 7? जब हम किसी रूट का 2 बार स्क्वायर करते हैं तो हमारा रूट हट जाता है और जो अंदर रहती है चीज वही बच जाती है। तो यहाँ पे रूट 7 था तो यहाँ पे 7 बचेगा और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको प्रमेय वाली बात लानी है। तो प्रमेय के लिए क्या होता था कि स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस पूर्णांक को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 को जो है p स्क्वायर के नीचे लाएंगे और प्रमेय वाली बात लिखेंगे कि यहाँ p स्क्वायर जो है 5 से भाज्य है, तो हमारा p भी जो है वो भी 5 से भाज्य होगा। ये हमने प्रमेय से सीखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 5 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हम रूट 7 लेके चल रहे हैं। तो जहां जहां 5 है वहां क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने समझा कि p जो है वो 5 से भाज्य है। p हमारा जो है वो किससे भाज्य है, 7 से भाज्य, क्योंकि 7 की बात हो रही है। अगर 7 से भाज्य है तो अगर हम p को हम 7 में भाग देंगे तो मान लीजिए कुछ आता है। अगर p को 7 में भाग देंगे तो कोई पूर्णांक आएगा, हमें नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, k1 आ गया। अब p बराबर हम क्या करेंगे, p बराबर जो है क्या हो जाएगा, 7 जो है k1 हो जाएगा। p बराबर 7 k1, ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2 बन गया। और इस इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 7 में। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें प्रमेय वाली बात लानी है। फिर से वही प्रोसेस लगाना है, जैसे मैंने इसको किया वैसे सेम इसको करना है। तो किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, p स्क्वायर की जगह p बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5 k1 स्क्वायर। तो 5 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। और जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49, और यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि k1 स्क्वायर का मान आ जाएगा q स्क्वायर बटे 7। ये जो है हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब इसके बाद हम क्या किए हैं, सेम वही पैटर्न हमने किया। जैसे यहाँ पे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 7 है, वैसे यहाँ पे k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 7 है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा था कि p स्क्वायर 7 से भाज्य है तो p भी 7 से भाज्य होगा, वैसे यहाँ पे लिखा कि q स्क्वायर अगर 7 से भाज्य है, यानी कि q स्क्वायर यहाँ 7 से भाज्य है तो q भी जो है वो भी 7 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे अगर भाज्य हो रहा है 7 से तो कुछ आएगा, तो हमने क्या मान लिया, k2 मान लिया, क्योंकि यहाँ k1 माना था तो यहाँ k2 मान लेंगे। तो जब यहाँ लिखेंगे q बराबर आ जाएगा 7k2, और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ समीकरण नंबर 2 में आया है p बराबर 7k1 और हमारा जो q बराबर है वो 7k2 आ गया है। दोनों समीकरण को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ दोनों समीकरण का जब आप कंपेयर करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि हमारे इस दोनों समीकरण में क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दोनों समीकरण में आप देखेंगे कि 7 जो है वो कॉमन है, और 7 कॉमन है तो हमारा जो कथन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले क्या माना था कि हमारी ये संख्या परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हमेशा जो है सअभाज्य गुणनखंड जो है रखती हैं। सअभाज्य यानी कि वो एक साथ भाजित नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे में हम लिखेंगे कि हमारा जो समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 7 जो है p एवं q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने क्या माना था कि p एवं q सअभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारा कथन जो है असत्य है। तो हमारा जो रूट 7 है वो क्या होगा, वो एक अपरिमेय संख्या होगा। और इस तरह से हम क्या कर देंगे, इति सिद्धम कर देंगे। इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को जो है सिद्ध कर देंगे। तो ऐसे में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि रूट 7, अब इसकी जगह आप रूट 3 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और यही प्रोसेस रहेगा सब में। बस जहां जहां 7 लेंगे वहां जो है 7 हो जाएगा, जहां जहां 3 लेंगे वहां 3 हो जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट में जो है मेंशन करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो इसको लाइक करके इसको आगे बढ़ाइए, ताकि और भी बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।